हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। वो है बेसिकली क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। बेसिकली टॉप 3 मिस्टेक्स आज आपसे शेयर करूंगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो जब भी कोई इंसान कोई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहा होता है या फिर अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के ऊपर जब आप टॉप अप करते हैं, नए फंड्स का एडिशन और डिलीशन करते हैं, तो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। और सबसे पहली गलती, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है, वो है जब भी कोई इंसान जब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाता है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से, आई थिंक मैंने जितना देखा है और जितना समझा है, सबसे पहले वो जाता है गूगल के ऊपर और वहां पर सर्च करता है बेस्ट म्यूचुअल फंड राइट नाउ या बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर दिस ईयर और दैट ईयर, या फिर ऐसा करके कुछ कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से चल रहे हैं। उसके बेसिस पे आपको कुछ वेबसाइट्स खुलती दिखेंगी और जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको पिछले 1-2 साल में जिस म्यूचुअल फंड ने टॉप रैंकिंग होगी, आप चाहे मनी कंट्रोल पे चले जाओगे या फिर किसी और ब्रोकर वेबसाइट पे चले जाओगे, तो आपको बेसिस में वहां पे वो स्कीम्स मिल जाएंगी। अब उसके बेसिस पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है और एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। आप मान लीजिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते थे और कोई यहां पर मैं कुछ स्टॉक्स के नाम लेने जा रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप सोचो जैसे एक स्टॉक है हमारे मार्केट के अंदर लिस्टेड, वो है अपना एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इस जैसे कुछ स्टॉक है। यहाँ पे अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी ले सकते हैं। 2021 से पहले अगर आप देखोगे तो बेसिकली इन स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, बाकी स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। मतलब एशियन पेंट्स तो काफी 25-25, 20-20 साल की कंपाउंडिंग स्टोरी है। सेम गोज विद एचडीएफसी बैंक। बट आप इनके पिछले 4 साल के रिटर्न देखो। एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट नील रिटर्न है, मतलब 1900 का दाम आज की डेट में और 3-4 साल पहले भी लगभग इतना ही दाम था। सेम केस अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट, उसका भी प्राइस आई थिंक अभी तो पिछले उससे लो ही चल रहा है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिटर्न्स की किस तरीके के रिटर्न्स उसने दिए हैं, तो उससे आपको फ्यूचर में क्या ये ऐसे रिटर्न देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे कि आपको म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक एग्जांपल देता हूं। एक सौरभ मुखर्जी करके एक फंड मैनेजर हैं, काफी फेमस फंड मैनेजर हैं और काफी ज्यादा चर्चा में थे 2021-22 के अंदर, और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और काफी सारी उन्होंने कहानी सुनाई। लेकिन आज उनके फंड की परफॉर्मेंस देखिए, यही सारे स्टॉक उन्होंने अपने फंड में लिए हुए थे। और बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो बेसिकली अगर आप पर्टिकुलरली लार्ज कैप स्पेस में देखते हो तो लार्ज कैप्स में कहीं ना कहीं निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पाते हैं। मतलब निफ्टी 50 का एवरेज सीएजीआर ऑन लाइक 50-20 ईयर्स कुछ 12-13% के आसपास है। और अभी भी हमारी मार्केट में बहुत सारी ऐसी लार्ज कैप स्कीम्स हैं जो इस रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रही हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप इस बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितनी बड़ी भूल है। और अगर आप 12% से कम जनरेट कर रहे हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हर एक इंसान का बेंचमार्क कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 12%, क्योंकि निफ्टी ही आपको 12% दे रहा है विदाउट कुछ करे। अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं और जहां पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता और मिनिमम सी कॉस्ट होती है इंडेक्स फंड्स की, सिर्फ और सिर्फ वो निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करता है और जो भी परफॉर्मेंस निफ्टी की आएगी, मतलब देश की 50 टॉप कंपनीज में आएंगी, वही परफॉर्मेंस लगभग आपकी आने वाली है। और बेस्ड ऑन अगर आप देखोगे पीछे जो रिटर्न्स रहे हैं, 12% के आसपास का रिटर्न निफ्टी 50 का रहा है। ये बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम रिटर्न्स हैं जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है अपने म्यूचुअल फंड से। अब आपको अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो, अभी यहां पर आप एक्सपेंस रेशियो भी देने वाले हो, सारी चीजें देने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर का रिटर्न आना चाहिए, तभी जाके आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा है। तो मैं साथ साथ इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर इस तरीके से अपना मेथड बना रहे हो तो वो एक गलत तरीका है। उसका सॉल्यूशन अब ये हो सकता है कि पर्टिकुलरली आप अपना जो एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, अगर आपको लार्ज कैप के अंदर एसेट एलोकेशन करना है, आपको लार्ज कैप में जो पैसा डालना है, वो बेसिकली आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। अब मिड एंड स्मॉल के अंदर आप फ्लेक्सी कैप से भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो हमारे पास स्कीम्स हैं उसके थ्रू प्ले कर सकते हैं। आप यूएस इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो एक अलग मेथड हो गया। वो आई थिंक वो एक डिटेल चर्चा एक अलग वीडियो में हम उसमें कर सकते हैं कि कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है म्यूचुअल फंड का। इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता हूं कि ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आप जब भी
ऐसा पोर्टफोलियो बनाने लगें और बेस्ड ऑन जो पिछले 1-2 साल का रिटर्न रहा है उसके बेसिस पे अपना स्कीम एडिशन या डिलीशन करें या फिर अपना नया पोर्टफोलियो बनाएं। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब यहां से दूसरी हम एक चर्चा करते हैं, वो है दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अभी आप देखोगे पिछले 1-2 साल में तो बहुत लोगों ने करी होगी या आपने अपने आसपास होती हुई देखी होगी, वो है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना। अब एक एएमसी कंपनी क्या करती है, एएमसी कंपनीज के पास बहुत सारे नंबर ऑफ स्कीम्स होती हैं, उसमें फ्लेक्सी कैप भी होगा, लार्ज कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होगा, सारी चीज होंगी। अब एक एएमसी कंपनी आप देखिए, जब जैसे अभी मैं किसी को यहां पे वो नहीं करना चाहता, बट अभी एक मोतीलाल का हमारे पास एक थीमेटिक फंड आया था, डिफेंस फंड। जब पूरे डिफेंस की रैली चली जाती है, जब पूरा डिफेंस वो जो सेक्टोरल थीम होती है बेसिकली, जब वो पूरी रैली खत्म हो जाती है, तब जाके जब आपको मार्केट के अंदर ये थीमेटिक फंड्स आते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, या जितना आप मैंने देखा है, जब भी आपको मार्केट्स में थीमेटिक फंड चाहे इंफ्रा के आने लगे या फिर आपको अभी डिफेंस वाले आने लगे या फिर अभी पीछे कैपिटल मार्केट्स के आने लगे थे, मतलब कि अब वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करने वाला है, क्योंकि अब वो सबको पता चल गया है। और म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या होता है, उनको ये वाली बात पता होती है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग एएमसी कंपनी है उसके अंदर जो स्कीम्स है, आपको नया एयूएम उनके अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मुझे नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लाने हैं, मुझे नए लोगों को अपनी स्कीम्स के अंदर अट्रैक्ट करना है, तो मेरे को नई स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी। और जब बुल मार्केट चल रहे होते हैं तो उनके रिटर्न्स बने होते हैं, वो देख रहे होते हैं किस तरीके से डिफेंस कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, तो ऐसे केस में आपको वो ऐसी स्कीम्स लाके देंगे और उसकी खूब मार्केटिंग होगी, खूब जोरों शोरों से उसका कहीं ना कहीं एनएफओ को हर जगह आपको होर्डिंग्स लगाई दिखेंगे, आपको डिजिटल मार्केटिंग अपना ये यूट्यूब और बाकी जगह एड चलते दिखाई देंगे, ताकि वो नए लोगों को अट्रैक्ट करके इसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी आपको अपना एसेट एलोकेशन ऐसा नहीं करना, आपको अपना एसेट एलोकेशन को छोड़ देना है और इन थीमेटिक फंड्स के पीछे जाना है, क्योंकि वहां पे रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, 2008 का जब बुल मार्केट चल रहा था, उसमें इंफ्रा बेस्ड कंपनीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूम पे थी। इंफ्रा बेस्ड कंपनी जिनके पास लैंड बैंक होते थे, वो ऐसे चलती थी, मतलब ऐसे रिटर्न्स आए उसके अंदर कि सारे इन्वेस्टर एक बार ऐसे फंसे कि अगले 5, 6, 7 साल तक उन कंपनीज के अंदर कोई रिटर्न नहीं आया, जब हमने 2008 का क्रैश देखा। तो आपको ये थीमेटिक फंड्स और सेक्टोरल फंड्स का जो एलोकेशन है अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही मिनिमम रखना है। आपको इस तरीके में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। और ये जो मार्केटिंग कंपनीज और ये जो एएमसी कंपनीज इस तरीके से लाती हैं, ये इससे आपको भ्रमित नहीं होना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जब आप म्यूचुअल फंड बना रहे होते हैं, उसका पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं। अब ये 2 चीजें थी। उसके बाद तीसरी बड़ी मिस्टेक, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा इसमें सोचने की भी जरूरत है, वो है रेगुलर फंड्स और जो डायरेक्ट फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास 2 तरह, एक स्कीम में 2 तरह का मेथड होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट ये होता है कि आप खुद ही जाके बाय करेंगे, खुद ही जाके सेल करेंगे, राइट। और जो आपका रेगुलर स्कीम होती है उसके अंदर कोई इंटरमीडिएटरी होगा, वो आपका एमएफडी हो सकता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, आपका बैंक का आरएम हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा आप कहीं जिससे भी आपने उसको परचेज किया है म्यूचुअल फंड, उसको एक कमीशन जाता है। अब यहां पर 2 चीजें हैं। म्यूचुअल फंड के साथ एक प्रॉब्लम जो है, अगर आप जैसे लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोस्टली पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोस्टली पैसा मिड कैप के अंदर ही इन्वेस्ट होगा। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोस्टली पैसा आपका स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट होगा। अब किसी भी मूवमेंट पे मान लीजिए एक फंड मैनेजर को लगता है अभी मार्केट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं और शायद उसको कैश में आ जाना चाहिए, और मोस्टली जैसे जिस तरीके से हमने वॉरेन बफे को भी देखा। बट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अगर आप पैसे दोगे, जैसे अभी एस नरेन वाला केस भी हुआ पीछे, तो आपने देखा अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दोगे और स्मॉल कैप में अगर आपने पैसा डाला तो वो तो पैसा डाल देगा, वो ये नहीं देखेगा कि मार्केट की वैल्यूएशन क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही, इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उसको पैसा दिया है तो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। ये सिंपल यहां पर मैंडेट है सेबी का हर एक एएमसी कंपनी को। तो मतलब कि इससे हमें यह समझ में आता है कि जो बेसिकली एडवाइजरी वाला पार्ट है कि म्यूचुअल फंड में कब पैसा कौन से सेक्टर में डालना है, या कौन से सेक्टर में निकालना है, कौन से में आपका एलोकेशन बढ़ाना है, कौन सा आप एलोकेशन घटाना है, ये डिसीजन बेसिकली आपको लेना है। अब एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जिसको ये बताया गया कि म्यूचुअल फंड तो सही है और बस आप पैसे डालते जाओ, ये बात थोड़ी सी गलत है। आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प इसमें चाहिए। अब वो दोनों चीजें हो सकते हैं, या तो आप खुद सीख लो, खुद सारी चीज रिसर्च करो, खुद सारी चीजें पढ़ो और सारी चीजें उसमें समझो, और बेसिस ऑन दैट आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो
और म्यूचुअल फंड कंपनी उसको उस तरीके से मैनेज करेगी। मतलब आप अपने हिसाब से स्मॉल कैप कभी हैवी हो जाओ, या फिर आप लार्ज कैप्स में आपको वैल्यू दिख रही है तो आपको लार्ज कैप्स में शिफ्ट हो जाओ, या फ्लेक्सी कैप में आ जाओ, या फिर आप डेट की तरफ भी जा सकते हो, या आपको कोई भी वैल्यूएशन अच्छा नहीं लग रहा तो आप कैश में आ सकते हो। मतलब ये जो बेसिक बड़े डिसीजंस हैं वो बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में खुद ही करने हैं। तो बहुत लोग समझदार हैं, वो अगर इतना समझदार हैं, उनके पास इतना टाइम है तो वो खुद लें और डायरेक्ट फंड्स के अंदर जाएं। लेकिन अगर आप ये सब डिसीजन लेने का आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा ये रिकमेंडेशन है आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पे सलाह लें। अगर आप उसको एक कमीशन पास ऑन जो हो रहा है, अगर आपको वो उतनी वैल्यू दे रहा है, एटलीस्ट आपको ये बता रहा है कि कौन सी चीजें अब अच्छी हैं, कौन सी चीजें अब बेकार हैं, कहां हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, मतलब अपने आपके इस डिसीजन का आपका टाइम बचाने के लिए वो आपको एक प्रूडेंट एडवाइस कर रहा है, तो वो एक अच्छी चीज होगी। तब आपको जरूर रेगुलर फंड्स के थ्रू जाना चाहिए। और आपकी लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन में अगर वो आपके साथ आपकी इस जर्नी में वेल्थ क्रिएशन में साथ चल रहा है तो आपको जरूर रेगुलर फंड्स के अंदर जाना चाहिए। और अगर आप इसके लिए हमारे से भी जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल आईडी हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, आप ईमेल कर सकते हैं, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और पूरा चीज आपसे डिस्कस कर सकती है। आई होप अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बेसिकली हमें थीमेटिक फंड्स में बहुत ज्यादा नहीं अपना एक्सपोजर रखना है। आपको यहां पर जो फर्स्ट वाला हमने पॉइंट देखा था कि हिस्टोरिकल बेसिस पे अपने डिसीजन नहीं बनाने हैं, और थर्ड था कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट करें क्योंकि वहां पे आपका कमीशन बचता है, आपके रिटर्न बढ़ जाएंगे। और खुद नहीं कर सकते तो आप रेगुलर में आ जाए और किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे से एडवाइस लें, किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके एक लॉन्ग टर्म क्रिएशन जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चल सकता है और आपको इस तरीके का जो प्रोडक्ट ना देता हो, एनएफओस की बात ना करता हो, और आपको एसेट एलोकेशन और एक लंबी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपका प्लान बना के चलता हो, ऐसे किसी भी आप एडवाइजर से जरूर जुड़ सकते हैं। तो ये सारी गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो म्यूचुअल फंड का एक अच्छा पोर्टफोलियो आप बना पाएंगे और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे आप फोकस कर पाएंगे और इस स्टॉक मार्केट से एक बड़ी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये सारी चीजें पहुंच पाएं। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।